नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बीकानेर के राठौड़ वंश का अध्ययन कर रहे थे, राजस्थान का इतिहास विषय में बीकानेर का राठौड़ वंश, और उसमें हमने बीकानेर के राव कल्याणमल तक अध्ययन कर लिया था। बीकानेर के राव कल्याणमल जो शासक थे वहाँ तक हमने उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। राव कल्याणमल के बारे में हमने पढ़ा कि इनका शासनकाल 1541 से 1574 तक रहा और इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शेरशाह सूरी की सहायता से ही इन्होंने बीकानेर का शासन प्राप्त किया था और गिरी सुमेल के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। और उसके पश्चात 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया तो राव कल्याणमल उस नागौर दरबार में अपने दो पुत्रों के साथ में उपस्थित होते हैं। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम पृथ्वीराज राठौड़। इन दो पुत्रों के साथ में उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके पश्चात अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के संरक्षण में छोड़ दिया, आगरा भेज दिया था मुगल दरबार में। और इस प्रकार से राव कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रथम शासक हुए। और 1574 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में राजा बनेंगे कौन? राय सिंह। कब से कब तक? तो ये 1574 से लेकर 1612 तक शासक रहेंगे बीकानेर के। और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में चले गए। तो हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे राय सिंह के बारे में। तो पृथ्वीराज राठौड़ अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ चले गए? ये अकबर की सेवा में। कहाँ चले गए? अकबर की सेवा में चले गए। मुगल दरबार में चले गए पृथ्वीराज राठौड़, अकबर की सेवा में चले गए। नागौर दरबार में इनके पिताजी इनको लेकर आए थे, उसके पश्चात अकबर की सेवा में चले गए। और ये अकबर के जो दरबारी कवि उनमें से एक थे। अकबर के दरबारी कवियों में शामिल थे पृथ्वीराज राठौड़, और ये कहा जाता है कि उच्च कोटि के कवि थे, उच्च कोटि के कवि और विष्णु भक्त कवि और क्या थे? विष्णु भक्त थे। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन दुर्ग, अकबर ने कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग भेंट किया था। अकबर ने इनको कौन सा दुर्ग भेंट किया? गागरोन दुर्ग भेंट किया था। और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में ही एक रचना लिखी, उसका नाम था वेली किशन रुक्मणीरी वचनिका। इन्होंने कहां पर लिखी थी? तो गागरोन दुर्ग में ही लिखी। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। वेली किशन रुक्मणीरी वचनिका। और इसकी जो भाषा है, ये भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा डिंगल। ये डिंगल और उत्तर पश्चिमी जो राजस्थानी है मारवाड़ी, उसमें लिखी गई है। डिंगल और मारवाड़ी में लिखी गई है। कौन सी वचनिका? वेली किशन रुक्मणीरी वचनिका। किसने लिखी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। कहां पर लिखी? गागरोन दुर्ग में। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी हमारे सामने लेकर लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एलपी टेसीटोरी को। एलपी टेसीटोरी को दिया जाता है। एलपी टेसीटोरी को दिया जाता है। ये उदीने शहर, एलपी टेसीटोरी कहाँ के थे भाई? उदीने शहर इटली के थे। इटली के रहने वाले थे। और आपको पता है इनको राजस्थान में राजपूताने में चारणों के इतिहास
का ऐतिहासिक सर्वेक्षण करने के लिए राजपूतानी में लाया गया था। इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली है वो बीकानेर को बनाया। कर्मस्थली किसको बनाया? बीकानेर को। और इनकी छतरी भी कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। और एलपी टेसीटोरी ने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का क्या कहा है? हेरोस। डिंगल का हेरोस की संज्ञा दी है किसने? एलपी टेसीटोरी ने। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज राठौड़ को किसने डिंगल का हेरोस कहा? तो ये कहा किसने? एलपी टेसीटोरी ने कहा था। ठीक है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं वेली किशन रुक्मणी वचनी का। उसमें जो जोधपुर के कवि थे, जोधपुर के कवि नाम है दुर्सा आडा। दुर्सा आडा कहाँ के कवि थे? जोधपुर के कवि। जोधपुर के कवि दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणी जो वचनिका है उसको पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। यानी इसको 5वां वेद और 19वां पुराण बताया दुर्सा आडा ने। किस रचना को? वेली किशन रुक्मणी वचनिका को। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ये पृथ्वीराज राठौड़ की जो तुलना करते हैं ये ट्यूडर वंश के राजकुमारों से करते हैं। ट्यूडर वंश के राजकुमारों से पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना करते हैं। और इसके अलावा वेली किशन रुक्मणी जो वचनिका है इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि ये 10,000 घोड़ों के बल के समान है। 10,000 घोड़ों के बल के समान बताया किसको? वेली किशन रुक्मणी वचनिका को। तो ये बातें भी आपको पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको ये तो पता है पृथ्वीराज राठौड़ खुद पीथल के नाम से साहित्य की रचना करते थे। किसके नाम से? पीथल के नाम से साहित्य की रचना करते थे। अन्य इनकी जो रचनाएं हैं वो भी ध्यान रखें। अन्य कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो अन्य इनकी रचनाएं हैं दशम भागवतरा दोहा, दशम भागवतरा दोहा, दशम भागवतरा दोहा, राउत दशरथ और इसके अलावा गंगा लहरी ये इनकी क्या थी? प्रमुख अन्य रचनाएं थी। दशम भागवतरा दोहा, राउत, दशरथ, गंगा लहरी ये प्रमुख रचनाएं रही किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की। और पीथल के नाम से साहित्य की रचनाएं करते थे। आपको पता होगा हमारे एक कवि हुए हैं कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल के नाम से कविताएं लिखी हैं। पाथल और पीथल नाम से क्या लिखी? कविताएं। तो इसमें इन्होंने पाथल जो शब्द है वो महाराणा प्रताप के लिए इस्तेमाल किया है। पाथल शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? महाराणा प्रताप के लिए। और पीथल शब्द का इस्तेमाल इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए किया है। पृथ्वीराज राठौड़ के लिए किया है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पाथल और पीथल के नाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो ये कन्हैयालाल सेठिया, जिसमें पाथल शब्द इन्होंने संबोधित किया है महाराणा प्रताप को और पीथल इस्तेमाल किया है पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। तो ये इनके बारे में प्रमुख जानकारियां हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, जो मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पृथ्वीराज राठौड़ ये नागौर दरबार में आए और अकबर की सेवा में चले गए। अकबर के दरबारी कवियों में शामिल थे, उच्च कोटि के कवि और विष्णु भक्त माने जाते हैं। अकबर ने इनको गागरोन दुर्ग भेंट में दिया और इसी गागरोन दुर्ग में
वेली किशन रुक्मणी वचनिका लिखी किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कृष्ण और रुक्मणी, इसमें किस बात का उल्लेख है, विवरण है? तो कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा का वर्णन है। कथा का क्या है? वर्णन। कृष्ण रुक्मणी जो विवाह है उसकी कथा का वर्णन मिलता है वेली किशन रुक्मणी वचनिका में। डिंगल राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एल.पी. टेसीटोरी को दिया जाता है। इसके अलावा इनके बारे में आपको ये पता है ही, उदिने शहर इटली के रहने वाले थे। इन्होंने बीकानेर को अपनी क्रमस्थली बनाया था। इनकी छतरी भी कहाँ पर है? बीकानेर में। और एल.पी. टेसीटोरी ने ही डिंगल का हेरोस संबोधित किया है किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। वेली किशन रुक्मणी वचनिका, इसको जोधपुर के कवि दुर्साहडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना ट्यूडर वंश के राजकुमारों से की है। और जो वेली किशन रुक्मणी वचनिका है, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इसमें 10,000 घोड़ों का बल है, उसके समान है ये रचना। और अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो दसम भागवत, दोहा, राउत, दशरथ, गंगा लहरी, इनकी अन्य रचनाएं थी पृथ्वीराज राठौड़ की। और कन्हैया लाल सेठिया ने पाथल और पीथल नाम से जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें पाथल शब्द इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए इस्तेमाल किया है और पीथल शब्द इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए इस्तेमाल किया है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी मृत्यु का समय और स्थान 6 माह पूर्व ही अकबर को बता दिया था और तय समय पर निश्चित स्थान पर ही फिर आगरा में इनकी क्या हुई थी? पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हुई थी। तो ये आपको इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में आगे जो हमारे आज का बीकानेर के राठौड़ वंश हम पढ़ रहे हैं, आज के हमारे जो शासक हैं उनका नाम होगा महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। तो पहली बार किसी राजा के नाम के आगे महाराजा लग रहा है। उससे पहले जितने भी जो शासक थे उनके नाम के पहले राव शब्द लग रहा था, पहली बार महाराजा शब्द इनके लिए लगा है। तो इनका शासनकाल 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहेगा। तो सबसे पहली बात यही है कि महाराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि या महाराजा धीराज की उपाधि एक ही बात है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक, महाराजा या महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक, बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? महाराजा राय सिंह। उसके बाद में राजपूताने के जितने जो शासक हुए हैं उनमें मुगलों के जो सबसे विश्वास पात्र हुए हैं वो आमेर के शासक राजा मान सिंह हुए हैं और दूसरे सबसे विश्वास पात्र हुए हैं तो वो कौन हुए हैं? महाराजा राय सिंह। तो आप इनके बारे में ये ध्यान रखेंगे, मुगलों के दूसरे सबसे विश्वास पात्र शासक हुए कौन? राय सिंह। और मुगल दरबार में मुगलों के प्रमुख स्तंभ भी कह सकते हैं इनको, मुगलों के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी इनको जाना जाता है, राय सिंह को। मुगलों के दूसरे सबसे विश्वास पात्र शासक राजपूताने के ही पहले मान सिंह थे आमेर के और दूसरे राय सिंह। अकबर के सबसे विश्वास पात्र रहे हैं मान सिंह और जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र रहे हैं कौन? राय सिंह। तो यह आपको ध्यान में रखना है। राय सिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों के साथ में कार्य किया और जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र अगर कोई थे तो राय सिंह थे, के साथ कार्य किया। और इसके अलावा जो राय सिंह थे, बीकानेर के राय सिंह, इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है। राजपूताने का कर्ण
कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतानी का करण किसको कहा है? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा है। उसके बाद में इनकी अगली बात यह आती है कि अब इनकी हम सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियां यानी अपने शासनकाल में इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। तो इनके शासनकाल को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों में। तो राजनीतिक उपलब्धियां ये रही कि 1572 में अकबर ने इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जोधपुर का क्या बनाया? प्रशासक। जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया किसको? राय सिंह को। आपको पता है जब राव चंद्र सेन मुगलों की अधीनता ये नागौर दरबार से उठकर चले जाते हैं, तो उसके पश्चात 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक बनाया जाएगा किसको? अकबर के द्वारा राय सिंह को। राजनीतिक उपलब्धियों में आगे इनकी बात आती है 1573 में इन्होंने गुजरात के मिर्जा बंधु कौन कौन थे? तो एक था इब्राहिम मिर्जा और दूसरे थे मोहम्मद हुसैन मिर्जा। इन दोनों को इन्होंने पराजित किया था, मिर्जा बंधुओं को पराजित किया। किसने? राय सिंह ने। इब्राहिम मिर्जा को हराया किसमें? कठौली के युद्ध में। और ये क्या हो गया था? मारा गया था। तो ये बातें बेसिकली ध्यान रख लेंगे। 1573 में गुजरात के मिर्जा बंधुओं को परास्त किया इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा को। कठौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा मारा गया। उसके बाद में राय सिंह ने रावचंद्र सेन, आपको पता है मारवाड़ के शासक, इनके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए इनको भेजा गया था। कल्ला राठौड़ ये सोजत के शासक थे। सोजत परगना इन्हीं के अधीन था। इसके अलावा पत्ता राठौड़ ये सिवाना के थे। कहाँ के थे? सिवाना। और इसके अलावा सिरोही के देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध राय सिंह को भेजा गया था और राय सिंह ने इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था। भी रावचंद्र सेन, कल्ला राठौड़ सोजत, पत्ता राठौड़ सिवाना, सिरोही के देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध इनको भेजा गया था और इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित भी किया था। किसने? राय सिंह ने। इसके अलावा काबुल या कंधार कह सकते हैं, काबुल के मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन किया। कंधार काबुल के मिर्जा हकीम के विद्रोह का क्या किया? दमन किया। इसके अलावा जालोर के ताज खां के विद्रोह का भी राय सिंह ने क्या किया? दमन किया। और इसके बाद में 1577 में, ये सारी बातें 1576 के आसपास की हैं। 1577 में अकबर ने इनको 4000 का मनसब दिया। अकबर ने कितने का मनसब दिया? 4000 का मनसब दिया। साथ में 51 परगने दिए। कितने परगने दिए? 51 परगने। और भटनेर की जागीर दी। भटनेर की क्या दी? जागीर दी। भटनेर की जागीर दी और कहा जाता है कि भटनेर की जागीर पुनः ले ली थी 1578 में। और उसके पश्चात राय सिंह के जो पुत्र थे, विद्रोही पुत्र दलपत सिंह, उसको सौंप दिया था भटनेर। किसने? अकबर ने। उसके बाद में आगे इनकी बात आती है 1605 में जब अकबर बीमार पड़ा, फिर इनकी मृत्यु भी हो गई थी अकबर की 1605 में।
तो 1605 में अकबर क्या हो गया था, बीमार हो गया। तो सर्वप्रथम जहांगीर ने राय सिंह को आगरा बुलाया था। राय सिंह को कहाँ बुलाया, आगरा बुलाया। अब आप समझ सकते हैं कि जब अकबर बीमार पड़ा तो भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा राजा राय सिंह जिसको जहांगीर कहाँ बुलाता है, आगरा बुलाता है। तो आप समझ सकते हैं मुगल दरबार में एक प्रमुख स्तंभ, प्रमुख विश्वास पात्र के रूप में रहे हैं राय सिंह। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, क्या नाम था, खुसरो, खुसरो के विद्रोह में साथ दिया जहांगीर का। किसने, राय सिंह ने। राय सिंह ने खुसरो के विद्रोह में साथ दिया, किसका, जहांगीर का। तो यहां ध्यान रखेंगे जहांगीर का साथ दिया किसने, राय सिंह ने। इस बात से भी जहांगीर क्या था, इससे कहने का मतलब प्रसन्न था। और इसके अलावा जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो जहांगीर ने राय सिंह को फिर इनका जो मनसब था 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5000 का मनसब दिया था। 5000 का क्या दिया, मनसब प्रदान किया। किसने, जहांगीर ने। पहले अकबर ने 4000 का दिया था, इसको बढ़ाकर 5000 का कर दिया। किसने, जहांगीर ने। और आपको पता है दक्षिण भारत में लंबे समय तक कार्यरत रहे ये मुगलों की तरफ से। और 1612 ईस्वी में फिर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, बुरहानपुर में 1612 ईस्वी में। उसके बाद में हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही, तो ये सांस्कृतिक उपलब्धियां देखिए, इन्होंने अपने मंत्री 1589 से लेकर 1594 के मध्य, 1589 से लेकर 1594 के मध्य इन्होंने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में, करमचंद की देखरेख में अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने। किसकी देखरेख में करवाया, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग पे की ये जो दरवाजा है इनका सूरजपोल, जूनागढ़ जो दुर्ग है इसका सूरजपोल दरवाजा है। इस सूरजपोल दरवाजे पर जयमल और पत्ता की ये चित्तौड़ के अकबर के घेरे के दौरान शहीद हो जाते हैं जयमल और पत्ता। फिर अकबर जब आगरा जाता है चित्तौड़ से तो जयमल और पत्ता की मूर्तियां भी अपने साथ में लेकर गया था। और वहां पर इन्होंने आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी जयमल पत्ता की क्या लगाई थी, मूर्तियां लगाई थी। तो ऐसी ही मूर्तियां जयमल और पत्ता की जो पाषाण मूर्तियां हैं कि पाषाण मूर्तियां सूरजपोल दरवाजे पर जयमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किसने, राय सिंह ने। यह भी ध्यान में रखना है। एक आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर अकबर ने लगाई और जूनागढ़ दुर्ग की जो सूरजपोल दरवाजा है उसके उस सूरजपोल दरवाजे पर जयमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई। किसने, राय सिंह ने। इसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग पर एक प्रशस्ति लिखवाई, राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। किसी सम्राट की प्रशंसा में लिखे गए जो वाक्य दोहे जो होते हैं उसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो जूनागढ़ दुर्ग
में ही इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। किसके द्वारा? जैन मुनि जैता द्वारा इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। कहां पर? जूनागढ़ दुर्ग में। राय सिंह प्रशस्ति के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इसमें इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। और राय सिंह प्रशस्ति में जो हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी क्या मिलती है? राव बीका से लेकर राय सिंह तक हमें बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ये भी राय सिंह प्रशस्ति के बारे में ध्यान में रखना है। जैन मुनि जैता के द्वारा लिखवाई किसने? राय सिंह ने। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में। इसके अलावा इनको बटनेर की जागीर दी थी, तो बटनेर में इन्होंने भद्रकाली का मंदिर बनवाया। बटनेर में भद्रकाली माता का मंदिर बनाया। भद्रकाली माता का क्या बनाया? मंदिर बनाया। किसने? राय सिंह ने। इसके अलावा बीकानेर चित्रशैली का आरंभ राय सिंह के समय हुआ। बीकानेर चित्रशैली का आरंभ किस शासक के काल में हुआ? तो ये राय सिंह के काल में ही हुआ। उसके बाद में अगली बात आती है, ये आती है इनका जो दरबारी था, दरबारी जो विद्वान था उसका नाम था जयसोम। दरबारी जयसोम ने एक रचना लिखी है, करमचंद्र वंशोत कीर्तनक काव्यम। करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम किसने लिखी है? जयसोम ने लिखी है। और इस करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम में जयसोम ने राय सिंह को राजेंद्र क्या कहा है? राजेंद्र कहा है। किसकी उपाधि दी है? राजेंद्र की उपाधि दी है। किसने? जयसोम ने। और इस राजेंद्र का जो अर्थ होता है वो ये होता है, जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला। जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला राजेंद्र का अर्थ ये होता है। तो इनके दरबारी जयसोम ने करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्य में राय सिंह को, यहां राज सिंह हो गया, राय सिंह को किसकी उपाधि दी है? राजेंद्र की उपाधि दी है। इसका तात्पर्य होता है जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला। इसके अलावा राय सिंह भी स्वयं भी अच्छे साहित्यकार थे। राय सिंह स्वयं भी क्या थे? एक साहित्यकार थे। राय सिंह स्वयं क्या थे? अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने राय सिंह महोत्सव क्या लिखा? राय सिंह महोत्सव। इसके अलावा वेदक वंशावली और इसके अलावा श्रीपति की ज्योतिष रत्नमाला पर, श्रीपति की ज्योतिष रत्नमाला पर
बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। बाल बोधिनी नामक क्या लिखी? टीका लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। राय सिंह स्वयं अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे। इन्होंने राय सिंह महोत्सव की रचना की, वेदक वंशावली की रचना की, श्रीपति की ज्योतिष रत्नमाला पर इन्होंने बाल बोधिनी नामक क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। किसी बड़ी पुस्तक का जो शॉर्ट में अनुवाद, लघु अनुवाद या लघु रूप में लिखा गया जो संस्करण है वो क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। तो इन्होंने ज्योतिष रत्नमाला की एक टीका लिखी, नाम क्या था उसका? बाल बोधिनी। इसके अलावा दरबारी विद्वान आई गए हैं। जयसोम जिन्होंने रचना की थी क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम, और उसमें इनको राजेंद्र की संज्ञा दी है। उसके बाद में इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु को देखकर तुरंत प्रभाव से किसी भी साहित्य की रचना करने में क्या थे? माहिर हुआ करते थे। कौन? राय सिंह। यानी तत्समय किसी भी चीज को देखकर उसके ऊपर किसी भी दोहे की क्या कर देते थे? रचना कर देते। तो ऐसा कहा जाता है कि 1580 में जब ये दक्षिण भारत में गए हुए थे, दक्षिण भारत में जब ये वहां पर गए थे तो दक्षिण भारत में इनको एक हमारे राजस्थान जो रेगिस्तान में एक फोग वृक्ष है, ये इनको दक्षिण भारत में दिखाई दिया। अब आपको पता है रेगिस्तान में ही इस प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं। ये दक्षिण भारत की तरफ देखा गया तो वहां पर इनको कौन सा वृक्ष नजर आया? एक रेगिस्तानी वृक्ष नजर आया, पौधा फोग। इस फोग के वृक्ष को देखकर इनके मन में विचार आया कि इस प्रकार के वृक्ष अपने रेगिस्तान में हो सकते हैं, इधर कैसे आया? तो इसको देखकर इन्होंने एक भाव महे फोग वृक्ष को देखकर इन्होंने एक भाव में दोहे की रचना की। दोहे की क्या की? रचना की। फोग वृक्ष को देखकर इन्होंने किसकी रचना की? दोहे की रचना की कि तू सेंदेसी रूखड़ा, तू सेंदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग माने अकबर तेड़िया क्यों तो आयो फोग। तो इस प्रकार की दोहे की रचना कर दी किसने? राय सिंह ने। दक्षिण भारत की अपनी जो यात्रा थी, मुगलों के अभियानों की तरफ से दक्षिण भारत में लंबे समय तक कार्यरत रहे, क्योंकि मुगलों के विश्वास पात्र हुआ करते थे। तो वहां रेगिस्तानी वृक्ष को देखकर इन्होंने एक भाव में दोहे की रचना कर दी कि तू सेंदेसी रूखड़ा, आप क्या हो? स्वदेशी वृक्ष हो, अपने देश के वृक्ष हो, और मैं परदेसी लोग, हम तो परदेसी लोग हैं, चारों तरफ घूमने के लिए आए हुए हैं, मुगलों की तरफ से हमें भेजा गया है। माने अकबर तेड़िया, तेड़िया का मतलब भेजा गया है, कि हमें तो अकबर के द्वारा भेजा गया है, मुझे अकबर ने भेजा है, लेकिन आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? इस प्रकार की रचना कर दी किसने? राय सिंह ने। किस वृक्ष के ऊपर? फोग वृक्ष के ऊपर। तो उस समय कहीं कहीं पर दक्षिण भारत में दिखाई दिया, रेगिस्तान में आपको वर्तमान में ये वृक्ष दिखाई देगा। और वर्तमान में आप देख भी सकते हैं हमारे जो एंटरटेनमेंट होते हैं टेलीविज़न वगैरह पर कि क्या चल रहा है, पूरी भारत में तो फोग चल रहा है, ऐसी बातें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये फोग वृक्ष था, इसके बारे में ऐसी रचना की किसने? राय सिंह ने। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। इनके शासनकाल में बीकानेर में एक बार अकाल पड़ गया था। बीकानेर में क्या पड़ा? अकाल पड़ा, त्रिकाल, जहाँ सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अन्न, पानी और चारे की जब कमी आ जाती है तो उसको त्रिकाल कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बीकानेर में सदाव्रत खोले। बीकानेर में पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की, सदाव्रत खोले, और इसके अलावा पशुओं के लिए किसकी व्यवस्था की? चारे पानी की।
पशुओं के लिए चारे पानी की क्या की व्यवस्था। तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की और अकाल की स्थिति से निपटने के लिए बीकानेर में इन्होंने जगह जगह पर सदावर्त खोले ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। फिर राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपनी जो भटियाणी रानी थी, भटियाणी रानी का नाम था गंगा, भटियाणी रानी गंगा के पुत्र सूर सिंह को किसको घोषित किया? सूर सिंह को अपना क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। किसने? राय सिंह ने, कि मेरे बाद में मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? सूर सिंह होगा। लेकिन इनका जो दूसरा पुत्र था नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था? दलपत सिंह। ये विद्रोही पुत्र, ये विद्रोह कर देता है कि शासक मैं बनूंगा। तो शासक बने भी फिर कौन? 1612 से 1613 सूक्ष्म कार्यकाल विद्रोही थे। उसके पश्चात देखिए इनकी घटना, इनके शासनकाल में क्या होता है कि भटियाणी रानी गंगा के पुत्र सूर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया राय सिंह ने। लेकिन जहांगीर को कहा कि मुझे ही शासक बनाया जाए। तो दलपत सिंह ने जहांगीर को क्या कर दिया? जहांगीर ने इसको क्या कर दिया? शासक बना दिया। लेकिन शासक बना तो शासक बनने के पश्चात ये जहांगीर के विरोधी कार्य करने लग गया। जहांगीर के विरोधी क्या करने लग गया? कार्य करने लगा। जब ये जहांगीर के विरुद्ध कार्य करने लगा तो उसके बाद में जहांगीर ने इसको क्या दे दिया? मृत्युदंड। जहांगीर ने इसको क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद में इसकी 6 रानियां क्या हुई थी? सती हुई थी। 6 रानियां क्या हुई? सती हुई। और इनकी 6 रानियों की जो छत्री है वो कहाँ पर है? भटनेर दुर्ग में। 6 रानियों की जो छत्री है ये एक साथ सती हुई थी। तो भटनेर दुर्ग में इनकी क्या है? छत्री हैं। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में आगे शासक बनेंगे कौन? सूर सिंह। कौन बनेंगे? सूर सिंह। और इनका शासनकाल रहेगा कब से कब तक? तो 1613 से लेकर 1631 तक रहेगा। और फिर दलपत सिंह के बाद में जहांगीर ने किसको शासक बनाया? सूर सिंह को शासक बनाया कि उससे अच्छा तो यही है। ठीक है, राय सिंह ने सही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो तो बेकार था। सूर सिंह को फिर जहांगीर ने आगे बीकानेर का शासक बना दिया। और इनके शासनकाल में 1622 में खुर्रम का विद्रोह हुआ था। खुर्रम के विद्रोह में इसके अलावा 1628 में जुझार सिंह बुंदेला विद्रोह था। जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह में। और इसके अलावा 1629-30 में खाने जहां लोदी के विद्रोह में। खाने जहां लोदी के विद्रोह में ये सारे के सारे जो विद्रोह है, इन विद्रोह में इन्होंने किसका साथ दिया? मुगलों का साथ दिया था। मुगलों का क्या दिया? साथ दिया। किसने? सूर सिंह ने। और मुगलों का करपा पात्र बना रहा 1613 से 1631 में। और 1631 में फिर इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कहाँ पर होगी? तो इसकी मृत्यु भी होगी बुरहानपुर में। ज़्यादातर दक्षिण अभियानों के लिए इनको भेजा जाता था, तो मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई? बुरहानपुर में। ये बातें आपको इनके शासनकाल के बारे में ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? करण सिंह। बीकानेर के अगले जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? करण सिंह।
करण सिंह शासक बने और इनका शासनकाल रहेगा 1631 से लेकर 1669 तक। 1631 से 1669 तक रहेगा। और ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे करण सिंह। और औरंगजेब का अटक अभियान, अटक नदी है भी, अटक अभियान ये सिंध की तरफ पड़ता है। औरंगजेब के अटक अभियान में राजपूताने के शासकों की उज्बेकों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यानी औरंगजेब के अभियान, अटक अभियान था, उसमें राजपूताने के समस्त शासकों की करण सिंह ने क्या की थी, उज्बेकों से रक्षा की, यानी औरंगजेब से क्या की थी, रक्षा की थी। ठीक है, तो इस कारण राजपूताने के शासकों ने इनको जांगलदर बादशाह, किसकी उपाधि दी, जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, जांगलदर बादशाह की उपाधि करण सिंह को दी। किन्होंने दी, राजपूताने के शासकों ने दी। जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे। बीकानेर के क्या हुए, पहले शासक, जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, तो जांगलदर बादशाह की। ये उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के पहले शासक हुए कौन, करण सिंह। ध्यान रखेंगे, क्योंकि महाराजा की उपाधि मिली किसको, राय सिंह को, और उसके बाद में जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की किसने, करण सिंह ने। तो जांगलदर बादशाह है करण सिंह के बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से इसने भाग नहीं लिया करण सिंह ने, लेकिन एक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, कौन सा, खजवा का युद्ध। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष, खजवा का युद्ध, खजवा का युद्ध ये हुआ था औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ था। और इसमें कहा जाता है कि करण सिंह ने अपने 2 पुत्रों को भेजा था। किसको भेजा, 2 पुत्रों को भेजा, 2 पुत्रों को भेजा। इस युद्ध में 2 पुत्र कौन कौन थे, एक का नाम था पदम सिंह और दूसरे का नाम था केसरी सिंह। इसको भेजा था किसने, करण सिंह ने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ऐसा कहा जाता है। पदम सिंह को कर्नल पाउलेट ने इसकी तुलना ब्रिटेन की रिचर्ड से की है। ब्रिटेन के रिचर्ड से इसकी क्या की है, तुलना की है। किसकी, पदम सिंह की। किसने, कर्नल पाउलेट ने पदम सिंह की। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक संघर्ष होगा मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ ये कब हुई, 1644 में। मतीरे की राड़ कब हुई, 1644 में। किस किस के बीच में हुई थी, तो ये एक तो हुआ करण सिंह, बीकानेर का शासक कौन है, करण सिंह। और दूसरी तरफ होगा कौन, नागौर का अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, इनके बीच में मतीरे की राड़ हुई। और कहा जाता है कि बीकानेर का एक गांव था खिलवा गांव। कौन सा गांव, खिलवा गांव में मतीरे की एक बेल लगी। जो नागौर का एक गांव था जाखणिया गांव, जोखणिया गांव है, उसकी बेल वहां तक पहुंच गई। और अंत में जो मतीरा है,
मोटा मतीरा, वो जाकर लगा कहाँ पर, जाखड़िया गांव में। तो लगी बेल कहाँ पर, और मतीरा लगा कहीं और। इसको लेकर दो राज्यों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। और इस विवाद में पहले से जाखड़िया गांव की सीमा के विवाद को लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद था, और अंत में फिर मतीरे ने इस मतभेद को आगे और बढ़ा दिया। मतीरे की राड में करण सिंह हार गया और अमर सिंह राठौड़ क्या हो गया था, विजयी हो गया था। मतीरे की राड में कौन जीता, अमर सिंह राठौड़ जीता। तो देख लीजिए इतिहास में मतीरों की भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद में आगे करण सिंह ने अपने दरबार में कई साहित्यकारों की मदद से एक रचना की, साहित्य कल्पद्रुम। करण सिंह ने क्या लिखा, साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। तो साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखा, विभिन्न साहित्यकारों का सहयोग लिया करण सिंह ने, और साहित्य कल्पद्रुम की इन्होंने क्या की, रचना की। इसके अलावा इनके दरबारी विद्वान थे, करण सिंह के दरबारी विद्वान, अन्य दरबारी विद्वान नाम था गंगाधर मैथिल, गंगाधर मैथिल। तो गंगाधर मैथिल ने क्या लिखा, करण भूषण, और एक ग्रंथ और लिखा, काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। साहित्य कल्पद्रुम तो विभिन्न साहित्यकारों की सहायता से करण सिंह स्वयं लिखते हैं। दरबारी विद्वान थे गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल ने किसकी रचना की, करण भूषण और काव्य डाकिनी की रचना की। अन्य दरबारी विद्वान आप ध्यान रखेंगे, भट्ट हौंसिक, भट्ट हौंसिक, इन्होंने लिखा कर्णावतस, और एक थे कवि मुदगल, कवि मुदगल, इन्होंने लिखा करण संतोष। तो सबके नाम के आगे लगभग करण मिल रहा है, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि ये रचनाएं किसके काल में हुई, करण सिंह के काल में। तो ये समस्त जानकारी थी किसके बारे में, करण सिंह के बारे में। तो एक बार पुनः इसके शासनकाल को हम रिपीट कर लेते हैं। करण सिंह 1631 से 1669 तक शासक रहेगा। पुराने वाले भी एक साथ देख लेते हैं भाई। देखिए राज सिंह का शासनकाल आता है कब से कब तक, तो 1574 से 1612 तक। मुगलों के राजपुताने के दूसरे सबसे विश्वासपात्र शासक रहे राय सिंह जी, और मुगलों के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अकबर जहांगीर के साथ में इन्होंने कार्य किया था। महाराजा धीराज या महाराजा की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के पहले राजा रहे। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का करण कहा है राय सिंह जी को। राजनीतिक उपलब्धियों में यह आता है कि 1572 में अकबर ने इनको जोधपुर का प्रशासक बनाया। 1573 में गुजरात के मिर्जा बंधुओं को पराजित किया इन्होंने, इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा को, और इब्राहिम मिर्जा कठौली के युद्ध में परास्त हुआ, मोहम्मद हुसैन मिर्जा मारा गया। राव चंद्रसेन कल्ला राठौड़ जो सोजत परगने का मालिक था, पत्ता राठौड़ सिवाना का था, सिरोही का देवड़ा सुल्तान, उसके विरुद्ध नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनको भेजा गया था। कंधार काबुल के मिर्जा हकीम का विद्रोह का दमन किया राय सिंह ने। जालौर के ताज खां के विद्रोह का दमन किया। अकबर ने 1577 में 4000 का मनसब दिया, फिर छीन भी लिया था, छीना नहीं था, 51 परगने दिए और बटनेर की जागीर दी, और बटनेर फिर पुनः ले लिया था 1578 में, और इनके विद्रोही जो पुत्र थे दलपत सिंह उसको सौंप दिया था। 1605 में जब अकबर बीमार पड़ा तो सबसे पहले जहांगीर ने राय सिंह को आगरा बुलाया था, और खुसरो का जब विद्रोह हुआ था तो जहांगीर की सहायता की थी किसने,
राय सिंह ने, तो जहांगीर से हमेशा प्रसन्न रहा, जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र रहा, तो 5000 का मनसब दिया जहांगीर ने इसको। और 1612 में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहली बात यही आती है कि 1589 से 1594 के बीच में इन्होंने अपनी मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई जैन मुनि जेता के द्वारा, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो जानकारी मिलती है हमें राव बीका से लेकर राय सिंह तक जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल दरवाजे पर जयमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई राय सिंह ने। इसके बाद में भटनेर में भद्रकाली माता का मंदिर बनाया। बीकानेर चित्र शैली का आरंभ भी राय सिंह का काल माना जाता है। इनके दरबारी जयसोम ने इनके शासनकाल में क्रमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम की रचना की, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला इसका तात्पर्य होता है राजेंद्र का। परीक्षाओं में आते हैं भाई, ऐसे प्रश्न ध्यान रखेंगे। राय सिंह स्वयं एक अच्छा क्या था भाई, साहित्यकार। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली की इन्होंने रचना की। श्रीपति की ज्योतिष रत्नमाला पर इन्होंने बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। 1580 में जब ये दक्षिण अभियान पर थे तो वहाँ एक फोक वृक्ष को देखकर एक दोहे की भाव में रचना कर देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को तत्समय देखकर तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर किसी भी साहित्य की रचना करने में माहिर हुआ करते थे राय सिंह। तो इन्होंने फोक वृक्ष को देखकर तुरंत वहाँ पर एक रचना की दोहे की, तू सेंदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो भोग, कि तू स्वदेशी यानी मेरे देश का वृक्ष है और मैं परदेशी लोग, मैं अपने देश से चलकर दूसरे देश में आया हूँ, मुझे तो अकबर ने भेजा है लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया है। इस प्रकार का इसका हिंदी अर्थ है तात्पर्य। इसके समय बीकानेर में अकाल पड़ा, त्रिकाल, तो इन्होंने सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। अपना उत्तराधिकारी अपनी भटियाणी रानी गंगा के पुत्र सूर सिंह को घोषित किया, लेकिन दूसरा पुत्र विद्रोही था दलपत सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर ने शासक बना दिया किसको, दलपत सिंह को। लेकिन ये जहांगीर के विरुद्ध जब कार्य करने लगा तो जहांगीर ने इसको क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। और उसके पश्चात इनकी मृत्यु के बाद में इनकी 6 रानियां सती हुई थी, जिनकी छत्री भटनेर दुर्ग में है। फिर सूर सिंह का नंबर आता है 1613 से 1631। 1622 में खुर्रम के विद्रोह में शासक बनने के लिए खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध। 1628 में जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह में और 1629-30 में खाने जहां लोधी के विद्रोह में इसने मुगलों का भरपूर साथ दिया और विशेष कृपा पात्र बना रहा मुगलों का। मृत्यु हो जाएगी इनकी बुरहानपुर में और मृत्यु के बाद में शासक बनेंगे करण सिंह 1631 से 1669 तक। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे और औरंगजेब के अटक अभियान में इन्होंने, जो अटक अभियान था, अटक नदी का सिंध अभियान, राजपूतानी के शासकों की रक्षा की थी औरंगजेब से। जांगलदर बादशाह की उपाधि राजपूतानी के शासकों ने इनको दी, तो बीकानेर का पहला शासक कहलाया जिनको ये उपाधि प्राप्त हुई जांगलदर बादशाह की। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। खजुआ के युद्ध में औरंगजेब और जो शुजा के विरुद्ध हुआ था उसमें अपने 2 पुत्रों को भेजा था, पदम सिंह और केसरी सिंह को। वीर पुरुष था पदम सिंह, जिनके बारे में कर्नल पाउलेट भी कहते हैं कि ये ब्रिटेन के रिचर्ड के समान थे। द लॉयन हर्ट के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, ब्रिटेन के रिचर्ड को। मतीरे की राड हुई 1644 में करण सिंह के समय और बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में ये लड़ाई हुई। खिलवा गांव जो बीकानेर में पड़ता था, यहाँ मतीरे की बेल लगी जो नागौर के जाखड़िया गांव तक पहुंच गई, वहां पर मतीरा लगा, तो दोनों में उसको लेकर विवाद हुआ। अमर सिंह राठौड़ मतीरे की राड में क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की विभिन्न साहित्यकारों की मदद से। और इसके विद्वान गंगाधर दरबारी विद्वान था, गंगाधर मैथिल, इसने करण भूषण काव्य डाकिनी की रचना की। भट्ट हंसिक ने कर्णावतस की रचना की, कवि मुद्गल ने करण संतोष की रचना की। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बीकानेर के राठौड़ जो वंश है उसमें यहीं तक अपना दृष्टिकोण को सीमित करते हैं, यहीं तक रुकते हैं। बाकी अगले शासक रह गए उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।